और बड़ी बड़ी बात और अच्छी बात इंसानों को एकदम से कभी भी समझ में नहीं आती, ये ह्यूमन नेचर है। हेलो। और छोटी छोटी बातें समझ में आ जाती है। और मेरे को कुछ छोटी बात समझ में आई थी स्टार्टिंग में, मैं चाहता हूँ कि वो छोटी बात आप लोगों को समझा दूँ। जानना चाहते हैं क्या समझ में आई थी? डेल कार्नेगी के एक लेखक हुए हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, उनकी कई किताबें इंटरनेशनल लेवल पे बेस्ट सेलर हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी, उनकी एक किताब पढ़ी थी, उसके अंदर एक सेंटेंस था, इफ यू वरिंग अबाउट समथिंग असेस अल्टीमेट लॉस फर्स्ट। यदि आप किसी काम को लेकर चिंतित, परेशान या दुखी हैं तो उस काम में आपका नुकसान क्या हो सकता है, ये सोच लो, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। हेलो। मेरे को प्लान नहीं समझ में आया, मुझे मार्केटिंग प्लान दिखाया गया, वो जो आपको बोर्ड पे दिखाया गया था कि भी कुछ बिचौलिए होते हैं, बिचौलियों के माध्यम से प्रोडक्ट आपके पास आता है, इनको बाईपास करके डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट दिया जाता है और मिडिलमैन में जाने वाला पैसा आपको दे दिया जाता है। और जो मिडिलमैन में जाने वाला आपका पैसा होता है वो उन लोगों को करोड़पति बनाता है, तो आपको भी बना सकता है। यही बताया था ना। ये मुझे सारी फालतू सी बात लगी। मैंने कहा यार ये क्या तरीका हो, ऐसे कैसे वो पैसा वापस आ जाएगा, ऐसे कैसे हम करोड़पति बन जाएंगे, समझ में नहीं आया। लेकिन दूसरे ही पल मेरे बात समझ में आई डेल कार्नेगी कि पहले ये सोचो, इसको अगर मैं करता हूं तो मेरा नुकसान क्या हो सकता है। तो ये बात जब मैंने सोची तो समझ में आया कि यार नुकसान तो आरसीएम करने में कुछ है ही नहीं। आपको लगता है कोई है ऐसा? इस हिंदुस्तान में छोड़ो, आप जितने लोग यहाँ इस हॉल में बैठे हुए हो, आप लोग यही साल से बाहर जितने भी बेहाल हैं, वो सारे लोग खरीदारी करते हैं, यस और नो करते हैं ना? हम भी खरीदारी करते हैं, हमारे पापा जी खरीदारी करते हैं, हमारे दादाजी भी खरीदारी करते हैं, परदादा जी भी खरीदारी करते हैं। हमारे खानदानों में, हम लोगों के खानदान में करोड़ों अरबों रुपए की खरीदारी हो चुकी है, ये सुनो, करोड़ों की नहीं, सॉरी, अरबों खरबों की खरीदारी हो चुकी। और उसका अगर आधा पैसा भी हमारा बच जाता तो हम करोड़पति अरबपति वैसे ही होते। सिंपल सी बात है, सोचने की बात है। अब ये आरसीएम वाले कह रहे हैं, जो मेरे दिमाग में आई थी वो बता रहा हूं मैं, अभी आपको नहीं समझा रहा हूं, मुझे क्या समझ में आया था अभी वो बता रहा हूं। मेरे दिमाग में आया कि यार ये आदमी कह रहे हैं कि आरसीएम अगर करोगे तो ये आपका पैसा बचेगा। तो मैंने सोचा कि नुकसान क्या हो सकता है ये देखते हैं। तो मैंने सोचा अगर ये आदमी मुझे झूठ बोल रहा और ये पैसा वापस ना आया तो, हेलो, ज्यादा तो यही हो सकता है, भाई कोई जमीन तो नाम नहीं करा रहा मेरी। आप लोगों को भी इस प्लान में यही दिखाया गया होगा कि मिडिलमैन को छोड़ दो, डायरेक्ट आरसीएम से जुड़ जाओ, ये सुनो, आपको पैसा आएगा। ज्यादा क्या होगा कि जिसने प्लान दिखाया वो झूठ बोल रहा है और पैसा नहीं आएगा, यही तो हो सकता है। तो आज से पहले कौन सा आ रहा है? हेलो। तो मेरे जो समझ में आया वो यही आया कि आज से पहले कभी पैसा नहीं आया, ये कह रहे हैं आएगा, अगर ये झूठ भी बोल रहा है और मेरे को पैसा ना भी आया तो कौन सी तोप चल जाएगी भाई। हेलो। तो नुकसान कुछ नहीं हो सकता। तो मैं स्टार्टिंग में ही आपको ये कहना चाहता हूँ सर, इस चीज को समझे, इस बिजनेस में कम से कम खोने लायक कुछ नहीं है, पाने लायक बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है और बहुत कुछ दुकान में। मैं बहुत बार, क्योंकि फरीदाबाद में मैं आया नहीं कभी, मेरा प्रोग्राम बहुत इनिशियल से, आई थिंक 18-15 साल पहले छोटी मीटिंग हुई थी, कभी मेरा सेमिनार कभी शायद यहाँ नहीं हुआ है ना, फरीदाबाद में मेरा कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ। और जहाँ मैं बड़ा प्रोग्राम लेता हूँ, मतलब कोई सेम पहली बार जाता हूँ और नए लोगों की संख्या ज़्यादा देखता हूँ, तो मैं कहानी के माध्यम से कुछ समझाता हूँ इस बिज़नेस की बेसिक चीज़। उसके बाद मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, क्योंकि मैं आपको बता चुका कि मेरा मानना ये है, और मानना क्या सच्चाई है, कि हम इंसानों को बड़ी बड़ी बात और अच्छी बात एकदम से कभी भी समझ में नहीं आती। ये मैं 2 बार बोल चुका हूँ। और इसको अगर मेरे को क्लैरिफाई करना हो तो आप सीधे देखो, ये बिजली है कितनी बढ़िया है, आज सबके घरों में कनेक्शन है, आज इस तरह से एसी चलता है, पंखा चलता है, माइक चलता है, आपके घर का वॉशिंग मशीन चलता है, कूलर चलता है, सब कुछ चलता है। लेकिन ये बिजली भी जब नई नई आई थी, लोगों को प्लान दिखाया गया था बिजली वालों द्वारा कि भी ये बिजली है बहुत अच्छी है, इसका कनेक्शन ले लो, आपके घर में उजाला हो जाएगा, बोलते थे ना। और फिर स्टार्टिंग में आपके पापा जी दादाजी से पूछ के देखना, वो बताएंगे, गांव में जाते थे, 150 घरों के गांव में प्लान दिखाया जाता था बिजली वालों के द्वारा कि इसका कनेक्शन ले लो, आपके घर में उजाला हो जाएगा। और जैसे आज आरसीएम वाले रॉयल्टी और टेक्निकल दिखाते हैं, फ्यूचर दिखाते हैं, ऐसे वो भी दिखाते थे
कि आज तो उजाला होगा, लेकिन आने वाले समय में इस बिजली से टीवी भी चलेगा, एसी भी चलेगा, वॉशिंग मशीन भी चलेगा, फ्रिज भी चलेगा, ये भी चलेगा, वो भी चलेगा। हेलो। और सारी चीज, नमस्कार, सारी चीज देखने के बाद जब सामने वाले को कहा जाता था इतनी बढ़िया बिजली है, ज्वाइन करेगा, तो क्या बोलता था वो? हाँ वर्दे फार्म है नहीं, वो कहता था नहीं। वो पूछता था क्यों? करंट मारती है। हेलो। खेतों में आग लगा देगी, पशुओं को मार देगी। मेरे को एक बात बताइए, आज क्या बिजली करंट नहीं मारती? आज क्या खेतों में आग नहीं लगाती? आज का पशुओं को नहीं मारती? पशुओं को छोड़ो, इंसानों को भी उड़ा देती है, चपेट में आते हैं तो। आगजनी का सबसे बड़ा कारण बिजली पड़ती है, ये सुनो। तो ये पॉइंट तो पहले भी थे, आज भी है, लेकिन आज ऐसा कोई शख्स है जिसने बिजली ज्वाइन नहीं की? सबने ज्वाइन कर ली ना। तो बड़ी बड़ी बात और अच्छी बात हम लोगों को एकदम से समझ में नहीं आती, पर आती जरूर है। हेलो, समझ में? पहला जमाना ऐसा भी था कि 150 घरों के गांव में एक दो समझदार आदमी को समझ में आता था, आप जैसे लोगों को, कि हाँ बिजली अच्छी है। बाकी सारा गांव उसको गाली देता था कि मरवाएगा साला सबको। हेलो। और ये आरसन के साथ भी ऐसे ही होता आजकल, है ना? है, आपको समझ में आ जाता है और आपके पड़ोसी रिश्तेदार कहते हैं कि अब फंस गया खुद, औरों को भी फंसाएगा, ऐसे बोलते हैं ना। आप खुद देखो, और भी बहुत से एग्जांपल मैं देख सकता हूँ। देश की राजनीतिक आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, जानते हैं आप सब लोग, बहुत सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 15 अगस्त को, कि हाँ देश आजाद हो गया। कितनी अच्छा विचार था देश को आजाद करने का, अच्छा था ना? हम सेलिब्रेट करते हैं, खुशी का दिन है, तो फिर 200 साल क्यों लगे थे? हेलो। हेलो। मैं हमारे बुजुर्गों की इंसल्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक समझा रहा हूं, इट्स अ ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव है। उस समय में हमेशा कोई भी अच्छी चीज हमेशा पहले कुछ लोगों को समझ में आती है, और वो कुछ लोग मिलके इतने लोगों को समझाते हैं, इतने लोगों को समझ में नहीं आएगी, इतने को आएगी। और इतने लोग मिलके इतने को समझाएंगे, इतने को समझ में नहीं आएगी, इतने को आएगी। और इतने लोग मिलके इतने को समझाएंगे तो इतने को समझ में नहीं आएगी, इतने को आएगी। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ एवरेज, औसत का सिद्धांत। ये सिद्धांत कभी झूठ नहीं बोल रहा, समझ गए आप सब लोग? ये लॉ ऑफ एवरेज है, औसत का सिद्धांत है, वो हर जगह काम आएगा, इस बिजनेस में भी काम आएगा। समझ में आ रहा है? तो देश की राजनीतिक आजादी की बात कर रहा था, वहां भी कुछ लोगों को समझ में आया कि यार ये अंग्रेज, चंद मुट्ठी भर बिचौलिया लोग जो हमारे बिजनेस में है उस समय ये बिचौलिया ही थे अंग्रेज, ये सुनो, ये चंद मुट्ठी भर अंग्रेज लोग हम लोगों को शोषण करते हैं, जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, हमारे को लूट के लेके जाते हैं, हमारी मेहनत की कमाई को खा जाते हैं। इनसे इस देश को आजादी मिलनी चाहिए, कुछ लोगों को समझ में आया, ये सुनो। और वो कुछ लोग आप लोगों की तरह लोगों के घर घर में जा जाके प्लान दिखाते थे कि देखिए ये चंद मुट्ठी भर लोग हमारे ऊपर राज करते हैं, शोषण करते हैं, जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, इनसे छुटकारा मिलना चाहिए, आओ हमें ज्वाइन करें, हमारा संगठन मजबूत करें, हम इस देश को आजादी दिलाएंगे, बोलते थे ना। और सामने वाला क्या उनको ज्वाइन कर लेता था? नहीं, वो कहता था अच्छा तू आजादी दिलाएगा, है ना? बोलते थे ना, कहते थे अंग्रेज गोली मारेंगे तेरे को, फांसी पे चढ़ा देंगे, काला पानी बेच देंगे। और उसको तो छोड़ो, उनके माँ बाप को भी समझा देता था, तुम्हारा बेटा तो गयो। हेलो। और यही कारण था सर 200 ईयर, 200 साल लगे बात समझने में, लेकिन धीरे धीरे सबकी समझ में आ गया। आया कि नहीं आया? 200 साल जरूर लगे, लेकिन आखिर सबकी समझ में आया, और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। मैं आपको ये सब बात क्यों बता रहा हूं? आप सोच रहे हो यार हमें तो आरसन सुनने के लिए आए थे यहाँ पे, आप पता नहीं क्या क्या बताने लगे। क्योंकि देखिए ये इतिहास हमें सिखाता है, इस दुनिया में बड़ी बड़ी बात और अच्छी बात एकदम से कभी भी समझ में नहीं आई। आरसन बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता देना चाहता हूं, जब आप लोगों के बीच में जाओगे तो लोगों को आसानी से समझ में नहीं आएगा। हेलो। बट आएगा जरूर, ऐसा हो ही नहीं सकता। आने वाले समय में हर आदमी को इस बिजनेस में आना पड़ेगा। तैयार है? एक चीज है, वो एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, बस प्लान दिखाते रहना। हेलो, समझे? सुना होगा आपने। एक और गाना है बहुत पॉपुलर हुआ है, ना ना करते प्यार तुम इसे कर बैठे, है ना?
कोई भी काम है वो ना करते ही होता है। तो भाई मैं भी ना करता हूँ यहाँ पहुँचा हूँ, और यहाँ मैक्सिमम लोग जितने भी लीडर्स बैठे हुए हैं, सीनियर लोग बैठे हुए हैं, उन सब लोगों ने भी, मैक्सिमम लोगों ने कभी ना कभी मना किया होगा। क्यों जी सर, है ना? आप बड़ौदा आसानी से नहीं गए थे ना, बुला के जबरदस्ती बुलाया गया था। सुशील जी को देख लो, किसी को भी देख लो, आप डी कुमार जी को भी देख लो। डी कुमार जी पिछली बार आए थे ना यहाँ पे। अब देखिए यार उस आदमी का विजन, सरकारी नौकरी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया सेट था, बिजनेस समझ में आया, काम करना शुरू किया, धीरे धीरे समझ में आया कि यार इस बिजनेस में कितना बड़ा स्कोप है, जो मैं आज बताऊंगा आपको। और उसके बाद उस बंदे ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, सरकारी नौकरी, आजकल चपरासी की नौकरी लेने के लिए लोग लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सुनो, उन्होंने बैंक की इतनी शानदार नौकरी को लात मार दी कि नहीं मैं तो आरसी में करूंगा। हालांकि हमें भी झटका लगा था, बीइंग अपलाइन, मैं उस टाइम उनके अपलाइन हूँ, और उनके अपलाइन सीरीज में होने के नाते हमने भी समझा था भाई अभी इतना डिसीजन मत लो, क्योंकि बिजनेस टॉप डाउन चलता है। ये सुनो, दुनिया का कोई भी बिजनेस कभी भी स्टेबल नहीं चलता, वो हमेशा ऊपर नीचे चलता है। हेलो, वो चाहे आरसीएम हो, चाहे साउंड वाला बिजनेस हो, चाहे होटल वाला बिजनेस हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, यस, चाहे दुकान हो, हमेशा बिजनेस अप डाउन चलेगा। और कोई आदमी ये सोचेगा यार नौकरी छोड़ दी, बिजनेस तो अप डाउन हो गया, तो बाद में उसकी हवा निकल सकती है, वो नेगेटिव हो सकता है। यस, तो हम भी डर गए थे कि इतना बड़ा डिसीजन क्यों ले लिया। तो डी कुमार जी बोल रहे थे, उन्होंने बोला होगा शायद पिछली बार, मुझे नहीं पता, तो हमें कहा था कि सर मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, मैं सुबह से लेकर शाम तक नौकरी करता हूँ, अगर इतना टाइम मैं बिजनेस में दे दूंगा तो मैं तो लाखों रुपए महीना पे आराम से पहुंच जाऊंगा, नौकरी से लाखों रुपए महीना पे नहीं पहुंच सकता। और वही हुआ भी। हेलो, मैं यहाँ आपको मोटिवेट नहीं कराऊंगी आप भी अपना काम धंधा छोड़ के और सिर्फ इस बिजनेस में लग जाओ, नहीं, पार्ट टाइम बिल्ड करो। सर मैंने पार्ट टाइम ही बिल्ड किया था, और पार्ट टाइम करके धीरे धीरे जिस दिन आपकी ट्रेडिशनल काम जो भी आप करते हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो चाहे नौकरी कर रहे हो, उससे ज्यादा इस बिजनेस में आने लग जाए, तो अपने सीनियर एक्टिव इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के साथ काउंसलिंग करें। वो आपकी सिचुएशन देखेगा कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, स्टेशन क्या है, लोग क्या है, किस तरह की स्ट्रेंथ है आपकी टीम की, उसी हिसाब से फिर वो आपको गाइड करेंगे। वो कहते हैं कि जी अब क्विट कर दो नौकरी, अब फुल टाइम करो, तो फिर कर दो, लेकिन अपलाइन वो होना चाहिए जो एक्टिव हो, इफेक्टिव हो और ग्रोइंग हो। समझ गए आप सब लोग? अपलाइन का ये मतलब नहीं होता जिसने ज्वाइन करा दिया वही अपलाइन हो गया। एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग, वो सही बात थी जो बोल रहे थे कि ना खाता ना बही, जो अपलाइन कहे वही सही। हेलो, क्योंकि अपलाइन कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगा, आपका सगा भाई आपका बुरा चाह सकता है। ये हो सकता है ये सेंटेंस कई लोगों को बुरा लगे, क्योंकि हम सर बहुत गलत समय में पैदा हुए हैं। इस समय को बोला जाता कलयुग। ये सुन, कई लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं, सर एक बात समझ में नहीं आती, हम आरसी में इतना बढ़िया प्लान दिखाते हैं, प्रोडक्ट लोग यूज करने हैं, प्रोडक्ट तो हर आदमी यूज करता है, ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं, बढ़िया मिलते हैं, डिस्काउंट पे मिलते हैं, इनकम भी आती है, सपने भी पूरे होते हैं, लोग भी अच्छे मिलते हैं, इतना बढ़िया बिजनेस, फिर भी अपने लोग आसानी से क्यों नहीं समझते? है ना ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने मेरे से बहुत पूछते हैं कि जी हमारे रिश्तेदार क्यों नहीं समझते, हमारे पड़ोसी खास दोस्त क्यों नहीं समझते, अनजान लोग ज्यादा काम करते हैं। तो फिर मैं उनको यही जवाब देता हूं, भाई वैसे तो असत्यों केस इज एवरीवेयर, बट सच्चाई ये है कि हम गलत युग में पैदा हुए, और इस युग का नाम है कलयुग। हेलो, आप सामने वाले को ये समझा रहे होते हो कि भाई ये बिजनेस करने से तेरा ये फायदा होगा, और वो समझ रहा होता है कि इसका क्या फायदा है। हेलो, और कोई भी आपका खास रिश्तेदार, दोस्त, इवन देन सगा भाई भी इस युग का, वो ये नहीं चाहता कि आप उनसे आगे निकलो। हेलो, एक वन ऑफ द मेजर रीजन इज दिस। हालांकि असत्संग केसेस एवरीवेयर, अच्छे लोग भी हैं, मेरे चाचा के लड़के कुछ मेरे साथ आए और कुछ मेरे साथ भी नहीं आए, मेरे कई दोस्त मेरे साथ आए, कुछ मेरे साथ भी नहीं आए, लेकिन सर 21 साल का अनुभव एक कहता है, बता दूं, इनिशियल स्टेज पे जब मैं संघर्ष कर रहा था, जितने लोगों को मैंने प्लान दिखाया, बहुत लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया और बहुत लोगों ने मुझे एक्सेप्ट भी किया। जितने लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे पड़ोसी हो, उन सारे लोगों को आज मैं देखता हूं ना, वो बेचारे वहीं के वहीं हैं, उनकी लाइफ में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जितने लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, वो सारे के सारे आज आरसीएम के करोड़पति हैं। दैट इज द डिफरेंस। उनकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। अभी सर बोल रहे थे, इन्होंने भी रिकॉर्ड तोड़े, अभी ये बोल रहे थे कि भी मैंने 2 पहिए से 4 पहिए पे भी आ गए। ऐसे बहुत से लोग होंगे ना, अभी एक एक का बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आरसीएम के लीडरशिप अचीवर, रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, मैं कितने लोगों को जानता हूं सर, मतलब ऐसी ऐसी पोजीशन थी
जो नॉर्मल पोजीशन थी, लेकिन आज देखा जाए तो बहुत बड़ी पोजीशन होगी। कल मैं दीघा में था, एक वहाँ रूबी अचीवर है सर के लेवल पे ही, अशोक झा जी, वो आए हुए थे। पहली बार जब मैं पटना में उनसे मिला तो उनको ढूंढ रहा था, उनसे किसी की रेफरेंस से मिलने के लिए गया कि यहाँ कोई अशोक झा है, तो बोले जी हो रहे बाहर। मैं देखा बाहर कोई दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने बोला वो गाड़ी के पास, तो गाड़ी के नीचे घुसे हुए थे, मैकेनिक थे वो, गाड़ी के नीचे से निकले, मैं घबरा गया, ग्रीस वगैरह लगा हुआ था, ऐसा बंदा था। उसको प्लान दिखाया, उसको प्रोग्राम में ले गया, शुरू करवाया, आज 5-5 गाड़ियों का मालिक है। हेलो, उसका एक बाई स्टार रूबी है, खुद रूबी है, और एक बाई स्टार इमराल्ड है। हेलो, 3 लाखों रुपए महीना की इनकम आती है, मेरे ख्याल में 8-10 लाख रुपए महीना की इनकम लेते होंगे। ये पोजीशन आ गई सर। एक पटना में एक सिकंदर कुमार है, कुछ भी नहीं, 2700 रुपये आगे लेके पटना में आया था, पटड़ी पे अखबार बेचा करता, किताब बेचा करता, आज स्टार इमराल्ड है, लाखों रुपए की इनकम है, शानदार फ्लैट में रहता है, बहुत गाड़ी। ऐसे हजारों एग्जांपल दिए जा सकते हैं। मैं आपके सीनियर अपलाइन में बहुत से सुजीत के अपलाइन में सुजीत कुमार सिंह है, पहली बार मालदा टाउन में मेरी ही मीटिंग में आए थे। वो बहुत गरीब फैमिली से थे। उस जमाने में सेमिनार की टिकट भी 30 रुपए लगती थी, 30 रुपए नहीं थे उसके पास देने के लिए, उसके चाचा जी ने उसकी टिकट कटाई थी। बाद में जब पता चला कि ये बिजनेस मेरी जिंदगी बदल सकता है, दीवानों की तरह काम करना शुरू किया। आज लगभग 2.5 करोड़ के शानदार बंगले में रहते हैं, और एक भाई स्टार रूबी है, खुद सफायर है, और दूसरा भाई भी टेक्निकल अचीवर है, एक शानदार इनकम के मालिक हैं। समझ रहे हैं आप सब लोग? तो ऐसा बहुत कुछ होता है इस बिजनेस में। खैर एनीवे सर, ऐसे और लोगों के एग्जाम्पल दूंगा तो बहुत होगा। पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने यहाँ बताया था कि मैं इसी हरियाणा का हूँ, जींद का रहने वाला हूँ, गाँव में पला बड़ा हूँ। मेरे पापा जी बहुत गरीब फैमिली से थे, मैं भी बहुत गरीब फैमिली था। आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप में से जो आदमी अपने आप को सबसे ज्यादा गरीब समझता हूँ, मैं उससे भी ज्यादा गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। आज की पोजीशन दूसरी है, लेकिन ऐसे परिवार में था मैं। मेरे पापा जी एक मजदूर थे, मुझे कहते हुए कभी कुरेज नहीं होता। वो बिजली बोर्ड में खंभे गाड़ने का काम करते थे। उस जमाने में जेसीबी नहीं होती थी, वो रस्सी से खोदा करते गड्ढा, मैंने देखा उनको, और रस्सी बांध के जोर लगा के हंसा ऐसे मैंने खंभे खड़े करते हुए उनको देखा है। मेरे दादाजी भी मजदूर थे, किसी और के खेतों में हल चलाते थे। उनकी खुद की कोई जमीन नहीं होती थी, ना हमारी कोई जमीन थी, ना हमारा कोई घर था। बहुत ही गरीब फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, सपने थे स्टार्टिंग में। बचपन से ही पापा से बहुत क्वेश्चन पूछता था कि पापा हमारे पास साइकिल क्यों नहीं है, पापा हमारे पास घर क्यों नहीं है, पापा हमारे पास खेत क्यों नहीं है, पापा हमारे पास भैंस क्यों नहीं है, दूसरे की भैंस का दूध हमारे घर में क्यों आता है, दूसरे के खेत की सब्जियां क्यों हमारे घर में आती है, क्योंकि गाँव में तो ऐसा ही था। तो एक चीज कहते रहे कि बेटा पढ़ लिख लो कामयाब हो जाओगे, पढ़े लिखे लोग कामयाब होते हैं, ऐसा माना जाता है। हम भी अपने बच्चों को कहते हैं, और टीचर्स भी हमें यही सिखाते हैं कि पढ़ लिख जाओगे तो कामयाब हो जाओगे। मेरे अंदर भी ये गलतफहमी थी, तो पढ़ाई लिखाई की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया। 5वीं क्लास में मेरे कुछ दोस्तों को स्कूल से निकाल दिया गया, क्योंकि वो भी गरीब थे, और उनको किसी को चाय के दुकान पे, किसी को ढाबे पे बर्तन मांजने के लिए लगा दिया, और उनकी पढ़ाई छुड़वा दी गई। मैंने सोचा कि कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, इसलिए 5वीं क्लास से ही मैंने काम करना शुरू किया। रद्दी अखबार के लिफाफे बना के मैं दुकानों पे बेचने के लिए जाता था बचपन में। 8वीं क्लास में हुआ, अखबार बांटने के लिए एक साइकिल खरीदा किस्तों में। बड़ी मुश्किल से पापा जी से सिफारिश करके मैंने तुलसी साइकिल स्टोर से एक साइकिल खरीदा, क्योंकि मुझे अखबार बांटना था और उससे जल्दी काम हो जाता, वरना सारी रात मुझे अखबार के लिफाफे बनाने होते थे, और दिन में स्कूल से आने के बाद फिर बेचने होते थे, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था। मेरा एक दोस्त था, वो अखबार बांटता था, सुबह 3:30 बजे उठ के अखबार लाके, और 2-3 घंटे में फ्री हो जाता था। तो मैंने सोचा ये ले ले। मैं सेठ के पास गया तो उसने मना कर दिया कि तुम्हें नौकरी नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारे पास तो साइकिल ही नहीं है। तो मैंने जिद किया कि मेरे को साइकिल दिलाओ। पापा जी ने पहले तो कहा कि नहीं, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि मैं तुम्हें साइकिल दिलाऊं। तो मैंने कहा कि मैं कमाई करने के लिए मांग रहा हूँ, मौज मस्ती करने के लिए नहीं मांग रहा, किस्त मैं भरूंगा। तब जाके पहला मेरी जिंदगी का वाहन था साइकिल। ऐसी पोजीशन से मैं निकला हूँ। 11वीं क्लास में जब मैं हुआ, 10वीं 11वीं में कराटे का अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ। मैं ब्लैक बेल्ट 4 डैन हुआ कराटे के अंदर। कराटे में मेरे गुरुजी का बेस्ट स्टूडेंट था। 11वीं क्लास में ही मैं कोच बन गया, मैंने ब्लैक बेल्ट हासिल कर ली, और मैं बच्चों को कराटे सिखाने लग गया। जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल के बच्चों को कराटे सिखाता था। ग्रेजुएशन करने के लिए एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक चला गया,
वहाँ बच्चों को कराटे सिखा के अपनी पढ़ाई का खर्चा पूरा करता था। इंजीनियरिंग करने के लिए दिल्ली आ गया, 3 साल दिल्ली में रहा, यहाँ भी बच्चों को कराटे सिखाता था मैं और अपनी पढ़ाई पूरी करता था। यानी कि सुबह लोधी गार्डन में मैं रहता था, लोधी कॉलोनी में रहता था, हर रोज शाम को लोधी गार्डन में मेरी क्लास होती थी और वहाँ से 14 किलोमीटर दूर संगम बिहार, ये आपके पास ही है, थोड़ा सा इधर जाओगे तो हाँ पीछे काफी लंबा, इस यहाँ एक रतिया मार्ग पे KSK अकेडमी पब्लिक स्कूल है, चहल जी का कोई सरदार जी हैं, उसके स्कूल में 3 साल तक हर रोज सुबह में 14 किलोमीटर दूर साइकिल चला के आता था कराटे की क्लास लेने के लिए। ये मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने तक की कहानी है। कितना काफी संघर्ष किया, सिर्फ किस लिए कि भी पढ़ाई लिखाई हो जाएगी तो मैं कामयाब बन जाऊंगा। लेकिन क्या पढ़ाई लिखाई होने के बाद कामयाबी मिल जाती? हेलो, बाद में पता चला कि कामयाबी का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं। इसलिए जो कम पढ़े लिखे ना तो चिंता मत करो। हेलो, कामयाबी का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पढ़ाई लिखाई से सही क्या है गलत क्या है वो सही तरीके से समझने में आप काम कर सकते हो। ये सुनो, वो काम आती है कि सही क्या है और गलत क्या है। क्लियर? और पढ़ाई लिखाई होने के बाद सर मैं अभी रोहतक से जब दिल्ली आता हूँ, आप में से भी कई लोग आए होंगे, बहुत से लोग जींद से भी हैं, कुछ लोगों ने अभी परिचय दिया, तो रास्ते में एक है लिख रखा है एक बड़ा MBA पकौड़े वाला, वो MBA करके बेचारा पकौड़े बेच रहा वहां पर रोड के ऊपर। हेलो, एक वो MBA चाय वाला भी आजकल काफी पॉपुलर हो रहा, आपने देखे होंगे। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, PhD किए हुए लोग, इंजीनियरिंग किए लोग रिक्शा चलाते हुए मिल जाएंगे आपको। ये सब लोग, तो कारण क्या है कि पढ़ाई लिखाई से आपको कामयाबी मिल जाए ये जरूरी नहीं है। सही गलत क्या है ये पता चल जाता है। हाँ, नौकरी का जहां तक सवाल है क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, लेकिन उस नौकरी भी टॉपर लोगों को मिलती है। ये सब लोग बहुत ज्यादा कंपटीशन फाइट करके जो टॉप के लोग होंगे पढ़ाई लिखाई में भी उनको नौकरी मिल जाएगी, जानते हैं ना ये सब लोग। और मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, टॉपर नहीं था। और आज बड़ी खुशी होती है, भगवान का शुक्र है मैं टॉपर नहीं था। टॉपर होता तो कहीं नौकर होता। हेलो, मैं टॉपर नहीं था, मेरी एजुकेशन कंप्लीट होगी, इंजीनियर बन गया मैं। 1 साल सर आपके इसी दिल्ली शहर में खूब धक्के खाए नौकरी की तलाश के लिए कि नौकरी मिल जाए, नहीं मिली। टॉपर नहीं था। उसके बाद जब आदमी को नौकरी नहीं मिलती क्या करता? आपके बीच में बहुत से लोग सर्विस क्लास होंगे, नौकरी करने वाले होंगे, और जो लोग नौकरी करने वाले हैं उन्होंने क्या किया? वही मेरी तरह जिंदगी में पढ़ाई लिखाई की, खूब सारी मेहनत की, इतनी ज्यादा नहीं की होंगी, लेकिन पढ़ाई लिखाई का माहौल आपको मिल गया होगा, आप टॉपर रहे होंगे, आप नौकरी ले गए। जिसको नहीं मिलती वो प्राइवेट ले लेते हैं, जिनको वो भी नहीं मिलती वो अपना काम धंधा शुरू करते हैं। ये सब लोग या तो ऐसे बहुत बड़ा होटल बनाएगा, या बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल खोलेगा, या कोई इंडस्ट्री लगाएगा, या कोई दुकान खोलेगा, या वो रेडी लगाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ हिज फैमिली पॉकेट। ये सब लोग, आपके परिवार का ब्योम कैसा है उसी आधार पे आप अपना काम तय करते हो। ये सब लोग, मेरे परिवार का तो ब्योम था ही नहीं, मैं इंडस्ट्री नहीं लगा सकता था, होटल नहीं खोल सकता था, रिक्शा में चलाना नहीं चाहता था, पढ़ लिख गया था। मैंने सोचा कंप्यूटर में मेरी महारत है, कंप्यूटर का एक सेंटर खोलता हूं, और एक कराटे में मेरी महारत है, कराटे का सेंटर खोलता हूं। कराटे में कोई पैसा नहीं लगता, पार्क में जाके बच्चों को बस कराटे सिखाने, प्रैक्टिस करवानी। एक कराटे का सेंटर खोल दिया, पूरे शहर में वॉल राइटिंग कर करके एडवर्टाइजमेंट कर दी, और बच्चे आ गए। सुबह 5 बजे उठ के मैं बच्चों को कराटे सिखाने के लिए जाता था। 8 बजे से रात के 8 बजे तक मैंने सोचा कंप्यूटर सेंटर खोल देते हैं। एक पार्टनरशिप में कंप्यूटर सेंटर खोला, 2 लाख रुपए पापा जी से लिए, 2 लाख रुपए कर्ज लिए, और कुछ एक पार्टनर ने हेल्प की, तब जाके मैंने कंप्यूटर सेंटर बिल्ड किया। तो मेरी आरसन से पहले की लाइफ सर सुबह 5 बजे उठ के कराटे सिखाना, और रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक बिजी रहना, ये मेरी लाइफ थी। आपकी भी ऐसी कुछ लाइफ होगी, लेकिन मुझे लगता है इतनी ज्यादा बिजी नहीं होगी जितनी मेरी थी। सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक कंटिन्यू, मैं मिस नहीं कर सकता था। अगर मैं कराटे सिखाने में मिस कर दिया तो बच्चे मेरे छोड़ के मेरे को चले जाएंगे, मेरे पास फीस कम आएगी। अगर मैं कंप्यूटर सेंटर पे टाइम पे बैठ के टाइम पे नहीं उठूंगा तो कंप्यूटर सेंटर भी और थे शहर में, मेरे बच्चे मेरे को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते, मेरे को इनकम कम आती। इसलिए समय नहीं था मेरे पास कुछ सुनने का, समझने का। सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक काम करने के बाद मैं मुश्किल से 10,000 के आसपास की इनकम लेता था। ये मेरी लाइफ थी। जिंदगी ठीक ठाक चलने लगी सर, ये सन 2000 से पहले की बात है। 10-1 हज़ार में गुजारा हो जाता था उस जमाने में। हेलो, यस, मेरा ठीक ठाक गुजारा चल रहा था। और जब लड़का ठीक ठाक कमाने लग जाता है, गुजारा करने लग जाता है, तो पता है फिर घर वाले उसका क्या करते हैं? हेलो, हाथ पीले कर देते हैं, हाथ पीले करते हैं, पैर पीले करते हैं, लड़कों का पता नहीं जो भी करते हैं, समझ गए आप सब लोग। मेरी भी शादी कर दी गई, और कहा जाता है कि जब काले बालों वाली आ जाती है ना, हमारे साबुद्दीन जी बोलते हैं
कि जब घर में काले बालों वाली आ जाती है ना, तो उसके बाद आटे दाल के भाव पता चल जाते हैं। फिर डिमांड और लिस्ट आनी शुरू हो जाती है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाते हैं। 1 किलो दाल, 1 किलो चावल, 1 किलो नमक, 1 किलो लिपस्टिक, 1 किलो पाउडर, हेलो समझ रहे आप सब लोग। तो फिर पता चलता है कि हाँ आपकी इनकम कम है अभी और बढ़ाने की जरूरत है। सर गधे की तरह मेहनत करने के बाद भी लगने लगा वाहन के रूप में मेरे पास एक साइकिल था, खूब मेहनत करता था। और अगर मेरी जिंदगी में आज नहीं आता तो आज मेरी जिंदगी में क्या हो सकता था अगर मैं बहुत मेहनत करता, तो आप बताओ क्या हो सकता था। पॉजिटिव सोचते हैं पहले, नेगेटिव भी सोचेंगे, पॉजिटिव भी। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता था कि 5 कंप्यूटर का मेरा कंप्यूटर सेंटर 5 की जगह 50 कंप्यूटर का हो जाता। ये सुन लो, पॉजिटिव सोचते हैं। एक रूम में जो मेरा कंप्यूटर सेंटर था वो एक रूम की बजाय एक बिल्डिंग में हो जाता। ज्यादा ये हो सकता था, है ना। मेरे पास वाहन के रूप में एक साइकिल थी, साइकिल से ज्यादा एक छोटी कार हो जाती। ये सुन लो, 10,000 की इनकम थी, 10,000 की इनकम से ज्यादा 1 लाख 1.5 लाख की इनकम हो जाती। ये है पॉजिटिव अगर हम सोचते हैं तो। लेकिन सच्चाई बताऊं, मेरे शहर में जितने भी कंप्यूटर सेंटर थे ना, सारे बंद हो गए। आजकल तो स्कूलों में कंप्यूटर सिखाने लगे। हेलो, कोई कंप्यूटर सीखने जाता है? सबके जेब में कंप्यूटर होता है। हेलो, तो मेरे साथ के जितने भी कंप्यूटर सेंटर वाले हैं वो बेचारे दुकान करके बैठे हैं, या फिर ट्रबल शूटिंग का काम करते हैं, या एसेसरीज बेचते हैं कंप्यूटर की। सर कुछ नहीं होता मेरी लाइफ में, लेकिन 8 फरवरी सन 2001 को मेरी जिंदगी में सर ये आरसीएम बिजनेस आया। मेरे को भी ऐसे ही प्लान दिखाया गया था जैसे आपको बोर्ड पे दिखाया गया, मुझे कागज के ऊपर प्लान दिखाया गया। मुझे बताया गया, पहले फोन आया था मेरे पास कि जी आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो? मैंने कहा जी करना तो चाहता हूं बहुत। सपने देखते हो? सपने तो हैं बहुत। पूरा करना चाहते हो? बिल्कुल पूरा करना चाहते हैं। तो आ जाओ एक बार, एक शानदार बिजनेस है। जैसे ही बिजनेस का नाम लिया मेरी हवा निकल गई, क्योंकि बिजनेस का मतलब इन्वेस्टमेंट। ये सुनो, बिना पैसे लगाए इस दुनिया में कोई बिजनेस नहीं होता। मैंने कहा नहीं बिजनेस नहीं कर सकता भाई, एक ही बिजनेस बड़ी मुश्किल से किया है। बोले नहीं आप गलत समझ रहे हो, ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें पैसा लगेगा। मैं ऐसा बिजनेस बता रहा हूं जिसमें पैसा ही नहीं लगेगा। हेलो, तुम्हें बड़ा हैरान हो गया, ऐसा भी बिजनेस? ही वाज टॉकिंग अबाउट आरसीएम बिजनेस, आरसीएम बिजनेस के बारे में बात कर रहा था। फिर मैंने कहा यार अगर पैसा नहीं लगेगा समझ में आता है, लेकिन समय तो लगेगा। मेरे पास तो समय ही नहीं है। सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक घरे की तरह काम करता हूं मैं तो। उसने कहा कि नहीं चिंता मत करो, पार्ट टाइम आप कर सकते हो, जो भी आप काम करते हो वो करते रहो। रात के 8 बजे के बाद थोड़ा बहुत कर सकते हो, या संडे वाले दिन भी कर सकते हो, तब भी आपका काम चलेगा। मैं बड़ा हैरान हुआ, अच्छा पार्ट टाइम भी होगा? मैंने कहा चलो। फिर मैंने कहा यार पार्ट टाइम होगा, नया कुछ नहीं है, पैसा भी नहीं लगेगा, कुछ आएगा कि नहीं आएगा? वो ये बोला कि सर इसमें इतनी इनकम है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो एक बार तो मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ माय डियर फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोग भी कंफ्यूज हुए होंगे। फिर मैंने दोबारा एक बात सोची, क्योंकि देखिए मैंने बताया कि मेरा पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा इंटरेस्ट रहा है स्टार्टिंग में। उस समय एक किताब और मैंने पढ़ी थी जिसके अंदर जिस सेंटेंस को मैं बार बार बोलता हूं आपके बीच में, चौथी बार शायद रिपीट कर रहा हूं, कि बड़ी बड़ी बातें और अच्छी बातें हम इंसानों को एकदम से समझ में नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे आती है, और समझने के लिए तैयार होना पड़ता है। ये समझो, समझने के लिए तैयार होना पड़ता है, वैसे समझ में नहीं आती। और एक सेंटेंस और मैंने पढ़ा है, आपको बता देता हूं। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड फॉर ह्यूमन बीइंग। इंसानों के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद सिस्टम। सिस्टम के द्वारा सब कुछ संभव है। समझ रहे हैं आप सब लोग? असंभव कुछ नहीं है। आप धीरू भाई अंबानी को भी पीछे छोड़ सकते हो, क्या ये असंभव है? नहीं, संभव है। कैसे छोड़ोगे वो आगे का विषय है। ये सब हो तो सकता है। 50 साल पहले धीरू भाई अंबानी इस हाल में बैठे हुए मैक्सिमम सबसे गरीब आदमी था। पता है आप लोगों को? वो जो फैमिली है हम सबसे गरीब रही है 50 साल पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। लेकिन मरा तो 65,000 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के मरा आदमी, तो वो भी इंसान ही था। ये सब लो, तो सब कुछ संभव है, लेकिन वो संभव कैसे है वो सुनने के लिए तैयार होना पड़ता है। पर प्रॉब्लम पता है हम इंसानों में क्या है? हम तैयार ही नहीं होते। एक सेंटेंस और है, देखिए मैं अपनी स्पीच नहीं दे रहा हूं, जो मैंने सीखा है वो आपको बता रहा हूं। आपने भी पढ़ा है, भूल गए आप शायद। एक सेंटेंस और इंग्लिश की, गुड लाइफ इज द एनिमी ऑफ बेटर लाइफ। सुना आपने? अच्छी जिंदगी बढ़िया जिंदगी की दुश्मन होती है।
और मैक्सिमम लोग जो हैं हमारे बीच में वो अच्छी जिंदगी वाले हैं। हेलो, और अच्छी जिंदगी वालों की नाक बहुत लंबी होती है। माफ करना, बुरा मत मानना, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए समझा रहा हूं, क्योंकि नाक बहुत लंबी होती है। मैं तो मास्टर, मैं तो डॉक्टर, मैं तो फलाना कर, मतलब वो सुनना ही नहीं चाहते। सच्चाई है कि नहीं है? वो सोचते हैं मुझसे आगे कोई नहीं। अगर 10, 20, 50 हजार रुपए की इनकम लेते हैं, 1 लाख 1.5 लाख रुपए की इनकम आपने लेते हैं, वो सोचते बस सब कुछ है मेरे पास। अरे भाई, इस दुनिया में और भी बहुत कुछ है। पहले सुनो तो, समझो तो, ये सुन लो, वो भी आपका हो सकता है। मेरे पास कुछ नहीं था, हालांकि जब ये बिजनेस ज्वाइन किया मैंने, मेरे को प्लान दिखाया कि मैन्युफैक्चर से लेके हम कंज्यूमर तक मिडिलमैन के माध्यम से प्रोडक्ट आता है, 50% पैसा यहां जाता है, डायरेक्ट जुड़ जाओ, इनको काटा मार दो, ये 50% आपके पास आ जाएगा। क्या समझ में आया था वो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका। एक बार आया कि यार कैसे संभव है, तो गलत है, ऐसे कैसे आ जाएगा पैसा। लेकिन दूसरे मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार ना भी आया तो कौन सा नुकसान होगा, आज से पहले कौन सा आ रहा है। और यह चीज समझाने के लिए मैं नई जगह जब पहली बार जाता हूं या जहां नए लोग ज्यादा होते हैं, वहां एक कहानी सुनाता हूं। मैंने पहले भी कहा था, वो कहानी आपको भी सुना दूं? सुना दूं? क्योंकि देखिए, बचपन में टीचर्स जो है ना, वो कहानी से समझाते थे अपने को, उससे जल्दी समझ में आ जाती है। क्योंकि मेन चीज है कि अपने को समझ में आना चाहिए। एक हस्बैंड वाइफ की कहानी है, पति पत्नी। एक पति था और एक पत्नी था ना, पत्नी थी, है ना, पति था होता है। एक पति था और एक पत्नी थी, दोनों पेड़ पे रहते थे। अब आप सोचोगे यार पति पत्नी पेड़ पे कैसे रहते थे, तो घर में रहने चाहिए। वो बंदर और बंदरिया थे। हेलो, बंदर और बंदरिया थे, वो भी हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना इंसानों ने ठेका ले रखा है ये सर। तो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, आराम से बड़े प्यार से पेड़ पे रहते थे। एक दिन गर्मियों में, सर्दियों की धूप में ऐसे डाल पे बैठे बतिया रहे थे, पास में बैठे और धूप सेक रहे, बड़ा आनंद ले रहे। तभी अचानक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी समझते आप लोग? पहले जमाने में होती थी, अब तो कलयुग हो गया ना, ये सब युग की बात है। आकाशवाणी हुई कि अगले 3 सेकंड में जो भी बंदर या बंदरिया सामने वाली नदी में अपने लेफ्ट साइड को छलांग लगा देगी या लगा देगा, वो बंदर से सुंदर सा युवा पुरुष बन जाएगा। और गायब आवाज। क्या अनाउंसमेंट हुई कि अगले 3 सेकंड में सामने वाली नदी में कोई लेफ्ट साइड में अगर छलांग लगा देगा, वो बंदर से सुंदर सा युवा पुरुष या स्त्री बन जाएगी। और ये आवाज सुन के पति दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, तो आवाज कहां से आई। उन्होंने सोचा शायद कोई हमें उल्लू बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। बंदरिया पीछे मुड़ के देख ही रही थी पेड़ के पीछे कि शायद के पेड़ के पीछे से किसी ने आवाज लगाई और हमें उल्लू बना रहा है। भला ऐसे भी तो बंदर बंदरिया बनता है। जैसे वो पीछे देख रही थी, तुरंत एक आवाज और आई, बंदरिया ने घूम के देखा, बंदर गायब। उसका पति वहां नहीं था। उसने पानी में देखा लेफ्ट साइड में, क्योंकि जो पेड़ था उसके सामने एक नदी बहती थी, वहीं अनाउंसमेंट हुई थी। तो उसने देखा लेफ्ट साइड में पानी में हलचल थी, तो वो समझ ली बंदर कूद गया। और वो समझने में देर नहीं लगी और बंदरिया सोचने लगी, अच्छा बेवकूफ है, जैसा हर पत्नी अपने पति के बारे में सोचती है। माफ करना, बुरा ना माने, लेकिन ऐसा होता है आरसी मड़ियों को छोड़ के। एनीवे, उसने सोचा कि यार अच्छा बेवकूफ आदमी, इस बात को सोच के छलांग लगाने बता, ऐसे भी कभी बंदर से सुंदर सा युवा पुरुष बना जा सकता है। तो थोड़ी सी देर के बाद वो सोचने लगी, आने दे बाहर, उसको देखती हूँ, करूंगी कि चाहिए। थोड़ी देर में वो पत्नी बाहर आई, सॉरी पति उसका, जैसे वो बाहर आया तो पति एकदम सुंदर सा युवा पुरुष था। और ये बात देख के बंदरिया ने भी छलांग लगाई, वो भी। अब बंदरिया भी पानी में चली गई और वो सुंदर सा युवा पुरुष पेड़ के पास में आके खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा कि मेरी बेगम साहिबा भी निकल के आएगी, राजकुमारी बन गई। हेलो, लेकिन कंडीशन तो 3 सेकंड की थी। प्लान में क्या था कि 3 सेकंड में कोई इधर की बजाय इधर छलांग लगा देगा। 3 सेकंड पार हो गए थे। जैसे ही बंदरिया पानी से बाहर आई तो बंदरिया क्या देखते हैं, उसके शरीर के बुरे बुरे बाल अब भी ऐसे कैसे हैं, उसकी लंबी सी पूंछ अब भी ऐसे ही ऐसी है। और वो फिर अपने पति देव की तरफ देखती है तो सुंदर सा युवा पुरुष, और उसको देख के उसके ऊपर ही चिल्लाई, पति देव तूने छलांग क्यों लगाई। हेलो,
वो क्यों घबरा गई, क्यों चिल्लाई? जोड़ा बिगड़ गया। हेलो, एक पुरुष बन गया और एक बंदरिया रहेगी तो गड़बड़ होगी ना अभी तो। और वो सुंदर सा युवा पुरुष उसकी तरफ देख के मुस्कुराया। वो क्यों मुस्कुराया? पीछा छुड़ा। हेलो, मजाक कर रहा हूँ। उसकी तरफ देख के मुस्कुराया और बोला, पहले एक बात बताओ, प्लान तो दोनों ने इकट्ठा देखा था, है ना? मैं प्लान तो दोनों ने इकट्ठा देखा था, पर तूने छलांग क्यों नहीं लगाई? तो वो पत्नी बोली उसकी, बंदरिया, कि मैंने सोचा शायद कोई हमें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। भरा पानी में छलांग लगाने से कैसे बंदर से सुंदर सा युवा पुरुष बना जाता है? तो उस बंदर से सुंदर से युवा बन चुके उस पुरुष ने बहुत शानदार बात कही, इस पे ध्यान दे। उसने कहा कि ये बात तो मैंने भी सोची थी, शायद कोई हमें उल्लू बनाना है, ये प्लान दिखा दो। भला इधर की बजाय इधर छलांग लगाने से कैसे कोई सुंदर सा युवा पुरुष बन सकता है? ये मैंने भी सोचा, लेकिन दूसरे ही पल मेरे दिमाग में एक बात आई, अरे यार, इस सामने वाली नदी में तो हम रोज छलांग लगाते हैं। सामने वाली नदी में तो हम हर रोज ही छलांग लगाते हैं, हर रोज धमा चौकड़ी मचाते हैं, हर रोज कूदते हैं, हर रोज नहाते हैं। बात सिर्फ इतनी है, ये कह रहा कि अब 3 सेकंड में लगा दो, बंदर से सुंदर से युवा पुरुष बन जाओगे। मैंने सोचा अगर मैं लगा दूं और मैं बंदर से सुंदर सा युवा पुरुष ना भी बना तो बंदर तो हुई। हेलो, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये उस बंदर की कहानी नहीं है, इस विजय विरोधिया की कहानी है। मेरे को जब ये प्लान दिखाया गया था, मुझे भी यही समझ में आया था कि मुझे कहा जा रहा था कि इस प्रोडक्ट रूपी नदिया में आप हर रोज छलांग लगाते हो, इधर की बजाय, WCM की बजाय। WCM क्या है? इस सिस्टम को मैं WCM बोलता हूँ। WCM का मतलब है रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी का गलत तरीका, जहाँ पे जाके आप हर रोज छलांग लगाते हो, जिसको रिटेलर बोलते हैं। इधर की बजाय अगर इधर छलांग लगाना शुरू कर दोगे तो आप बंदर से सुंदर से युवा पुरुष बन जाओगे। ये मुझे प्लान दिखाया गया। मेरी समझ में यही आया कि भाई इस प्रोडक्ट रूपी नदिया में तो हम हर रोज ही छलांग लगाते हैं। जैसे हर रोज नहाते हैं, हर रोज आटा खाते हैं, हर रोज तेल खाते हैं, हर रोज नमक खाते हैं, हर रोज नमकीन खाते हैं, हर रोज बिस्किट खाते हैं, हर रोज कपड़े पहनते हैं, हर रोज सब कुछ करते हैं। ये सुनो, और ये करने से